डियर स्टूडेंट, इस बार हम जानेंगे कि शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है, अर्थात संपाती होता है। अतः शून्य सदिश की दिशा निश्चित नहीं होती। इस प्रकार शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण और दिशा नहीं होता, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अब हम यह समझें कि शून्य सदिश की हमें क्यों आवश्यकता होती है। हम विमाओं के समांगता सिद्धांत में यह जान चुके हैं कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात यदि हम इसे सदिश बीजगणित के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि सदिश भौतिक राशि में यदि हम सदिश भौतिक राशि जोड़ेंगे तो हमें जो योग प्राप्त होगा वह भी एक सदिश भौतिक राशि होगा। इसी प्रकार सदिश भौतिक राशि में से जब हम सदिश भौतिक राशि को घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह एक सदिश होगा। अब हम देखें कि शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि हम वेक्टर ए से वेक्टर ए घटाएं तो हमें प्राप्त होगा शून्य, परंतु वेक्टर ए एक सदिश राशि है और यहाँ वेक्टर ए सदिश राशि है, तो हमें सदिश से सदिश घटाने पर सदिश ही प्राप्त होगा। अतः हम कहेंगे कि यह जीरो वेक्टर या शून्य सदिश या नल वेक्टर है। इस प्रकार शून्य सदिश की आवश्यकता वेक्टर अलजेब्रा में ऐसी कई संक्रियाओं में हमें इसकी आवश्यकता होती है। अब हम शून्य सदिशों के उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि यदि हम समान सदिश को घटाएं तो हमें शून्य सदिश प्राप्त होगा। वेक्टर ए से यदि हम वेक्टर ए घटाएं तो हमें इसका परिमाण प्राप्त होगा शून्य और यह एक सदिश राशि है। अतः हमें जो घटाने पर प्राप्त होगा यह भी सदिश होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह शून्य सदिश है। इसी प्रकार यदि विपरीत सदिशों को जोड़ा जाए तो भी हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे कि वेक्टर ए से यदि हम वेक्टर माइनस ए जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा शून्य सदिश। यहाँ पर माइनस वेक्टर ए का विपरीत सदिश है। इसी प्रकार यदि हम किसी सदिश में शून्य से गुणा करें तो हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। और यदि हम सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में मान लें तो हम वेक्टर ए का वेक्टर बी से यदि सदिश गुणन करें तो परिभाषा के अनुसार हमें प्राप्त होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए गुणे मॉड ऑफ वेक्टर बी गुणे साइन जीरो अंश और गुणे यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ पर जीरो अंश दोनों वेक्टरों के बीच का कोण इसलिए लिया गया क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में लिए गए हैं। तब साइन जीरो का मान जीरो होता है और शून्य से गुणा करने पर यह पूरा शून्य हो जाएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा शून्य सदिश। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमें प्राप्त होगा जीरो वेक्टर। अब हम देखें कि शून्य सदिश के व्यवहारिक उदाहरण कौन से हैं। जैसे कि यदि हम मूल बिंदु का स्थिति सदिश लिखना चाहें तो मूल बिंदु होगा जिसका निर्देशांक होगा 0 0 0 और यदि इसे हम स्थित सदिश के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर जीरो। इस तरह हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु का स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। इसी प्रकार यदि कोई पिंड स्थिर है तो यदि इसका विस्थापन कहा जाए तो पिंड स्थिर है तो विस्थापन शून्य होगा, परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है तो हम कहेंगे
कि यह वेक्टर 0 है, क्योंकि स्थिर पिंड का कोई विस्थापन नहीं होगा अर्थात शून्य होगा और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए इसे हम 0 वेक्टर कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थिर पिंड का विस्थापन सदिश शून्य होता है। अब हम शून्य सदिश के एक और व्यवहारिक उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है, तब यदि इस नियत वेग से गति कर रहे कण के त्वरण पर विचार करें तो हम त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर वेक्टर डेल्टा V वेग परिवर्तन को और डेल्टा T समयांतराल को व्यक्त कर रहा है। हम वेग परिवर्तन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि त्वरण A बराबर वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपान डेल्टा टी, जहाँ वेक्टर v2 बाद में कण का वेग और वेक्टर v1 पहले कण का वेग है। तब यहाँ पर हमने माना है कि कण नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग का अर्थ होता है कि उसका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग समान होगा, अर्थात इसे हम वेक्टर v भी कह सकते हैं। क्योंकि वेक्टर v1 वेक्टर v2 यदि बराबर हैं तो इसे हम मान लें कि यह वेक्टर v के बराबर है। तब इस कण के त्वरण की गणना के सूत्र में यदि हम वेक्टर a बराबर लिखें v2 के स्थान पर v और v1 के स्थान पर v, तो हमें v में से v घटाने पर शून्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियत वेग से गतिशील कण का त्वरण शून्य सदिश होता है। इस प्रकार हम ऐसे अनेक भौतिकी के समीकरणों और सूत्रों में देखेंगे कि हमें शून्य सदिश की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार शून्य सदिश का अध्ययन आंकिक प्रश्नों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। थैंक यू।